पढ़ रहे थे बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एनएमआर के बारे में कि एनएमआर क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने तरीके की होती है, और अपन ने इसका इंस्ट्रूमेंट के बारे में अपन ने देखा था किस तरीके से इसके सिग्नल आते हैं, किस तरीके से स्पेक्ट्रा होती है और किस तरीके से इसका प्रिंसिपल होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है। अब अपन देखते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रा किसके बीच में खींचा जाता है और किस तरीके का स्पेक्ट्रा अपन को मिलता है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रा जो होता है ये विकिरण का अवशोषण, यानी कि जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जिसको उस पदार्थ ने जिसका कि अपन को एनएमआर स्पेक्ट्रा लेना है उसने जितना अवशोषण किया है उसके बीच में, और जो मैग्नेटिक फील्ड अपन ने लगाया है उसके बीच में अपन अगर ग्राफ खींचते हैं तो इसका स्पेक्ट्रा अपन को मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो इसके अंदर है विकिरण के अवशोषण और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में ग्राफ बनाया गया है, जिसके अंदर एक अपन को पीक मिली है। जो ये ऊपर वाला क्षेत्र है पॉइंटेड जो क्षेत्र है इसे पीक बोला जाता है। ये एनएमआर सिग्नल है, जिसमें कि जो लेफ़्ट साइड में है वो निम्न क्षेत्र है, लो रेंज है, और जो उच्च क्षेत्र है वो आपके राइट साइड में है। ठीक है, तो इसमें ये एनएमआर सिग्नल इस तरीके से अगर अपन स्पेक्ट्रा मिलता है तो जो भी पीक होती है किसी फंक्शनल ग्रुप की या फिर फंक्शनल ग्रुप के में प्रेजेंट हाइड्रोजन की, क्योंकि अपन H1 एनएमआर पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन जिसका कि अपन को स्पेक्ट्रा निकालना है वो इस तरीके की पीक देता है। इसके बाद है न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन होती है, इसे अपन आई से डिनोट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था न्यूक्लियर स्पिन होती है नाभिक का जो चक्रण है वो दो तरीके से होता है। जिस तरीके से अपनी पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, उसी तरीके से जो न्यूक्लियस है वो अपनी अक्ष पर भी घूमता है, जिससे कि उसकी न्यूक्लियर स्पिन आती है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो पृथ्वी की तरह क्या करता है, न्यूक्लियर के चारों तरफ भी घूमता है और अपनी धुरी पर भी घूमता है। तो न्यूक्लियर स्पिन है न्यूक्लियस के चक्रण की वजह से जो अपन को मिलता है वो होता है न्यूक्लियर स्पिन, जिसे कि अपन आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अगर कैपिटल आई जो है ये भिन्न संख्या है, जैसे कि 1/2, 3/2, 5/2, तो ये क्या करते हैं, अपन को एनएमआर स्पेक्ट्रा देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर भिन्न संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या है, जैसे कि 1, 2, 3, तो इनके एनएमआर तो ये देते हैं, लेकिन इनके जो एनएमआर स्पेक्ट्रा होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी ब्रॉड होते हैं। जैसे अपन ने ऊपर वाले ग्राफ में देखा, इसमें क्या अपन को पीक मिली है, तो पीक मिली है इसका मतलब कि यहाँ इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा जो है ये अपन को मिला है पीक के रूप में। तो एनएमआर स्पेक्ट्रा जो होता है वो पीक्स में अपन इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन जिनके लिए न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू जो होती है वो भिन्न संख्या नहीं होती है, यानी कि पूर्णांक संख्या होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, तो उनके एनएमआर स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, जो कि अधिक उपयोगी नहीं होते हैं। इसी तरीके से अगर किसी के न्यूक्लियर स्पिन जो है वो 0 है तो उनके एनएमआर स्पेक्ट्रा जो है अपन को प्राप्त ही नहीं होते हैं, क्योंकि एनएमआर स्पेक्ट्रा की शर्त यही है कि उनमें कुछ ना कुछ न्यूक्लियर स्पिन होनी चाहिए, और वो भी अगर भिन्न संख्या में है तो वो अच्छे यानी पीक के रूप में उनका जो स्पेक्ट्रा मिलता है, और अगर वो भिन्न संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या है, तो उनके एनएमआर जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, जो कि अपने ज़्यादा उपयोगी नहीं होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इस छोटी सी टेबल के अंदर, जिसमें कि अपन देख सकते हैं कि सबसे पहले है H1, यानी कि हाइड्रोजन एटम है, जिसमें कि इसकी आई की वैल्यू होती है हाफ, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। उसके बाद है कार्बन 13 जिसकी भी होती है हाफ, फिर है फ्लोरीन 19 जिसकी भी होती है हाफ, फास्फोरस 31 जिसकी भी होती है हाफ, और फिर आता है बोरोन 11, इसकी होती है 3/2। तो ये अपने मेन इतने तरीके के क्या होते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पाई जाती है। जैसे कि अगर एनएमआर जो है उसमें अगर हाइड्रोजन अगर अपन देख रहे हैं जिसका सिग्नल ज्ञात करते हैं अपन, उसी टाइप की वो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसे बोलते हैं अपन H1 एनएमआर, यानी कि हाइड्रोजन एनएमआर, जिसमें कि अपन हाइड्रोजन की पोजीशन देखते हैं, वो कौन से फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, आसपास का उसका एनवायरनमेंट, केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, जिस तरीके से वो अपना, जिनके अकॉर्डिंगली वो अपना सिग्नल देता है। इसी तरीके से अगर अपन कार्बन एनएमआर देख रहे हैं, C13
14 NMR देख रहे हैं। ध्यान रखना कार्बन 12 भी इसका होता है, लेकिन वो NMR नहीं देता है क्योंकि उसके लिए I की वैल्यू जो होती है वो हाफ नहीं होती है या फिर वो भिन्न नहीं होती है। तो कार्बन का जो 13 वाला समस्थानिक है वो क्या देता है आपको, आइसोटोप 13 वाला जो है वो आपको देता है NMR स्पेक्ट्रा दिखाता है। ठीक है, उसके बाद है फ्लोरीन 19 वाला दिखाएगा, फॉस्फोरस 31 वाला दिखाएगा और बोरोन जो है वो 11 वाला आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी दर्शाता है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर अपन H1 सिंपल जो होती है सबसे H1 NMR होती है। हाइड्रोजन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो सबसे सिंपल होती है, जिसमें अपन हाइड्रोजन की जो है उसका स्पेक्ट्रा देखते हैं या फिर उसके सिग्नल्स देखते हैं। तो देखते हैं अपन टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, एक होता है नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोजन, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ऐसे हाइड्रोजन जिनका कि समान इलेक्ट्रॉनीय वातावरण होता है, यानी उनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो होता है वो सेम होता है, यानी कि उनके फंक्शनल ग्रुप भी सेम होंगे, उनके आसपास जो और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं या फिर और जो कार्बन जुड़े हुए हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि वो क्या कहलाएंगे, वो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आइटम कहलाते हैं। और नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन वो कहलाएंगे जैसे कि अपने पास है मान लीजिए एसिटाल्डिहाइड, यानी कि CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO। तो CH3 का जो हाइड्रोजन है, CH3 के जो तीनों हाइड्रोजन है वो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कहलाएंगे, यानी कि उन तीनों हाइड्रोजन के जो है वो सिग्नल सेम होंगे और इनका इलेक्ट्रॉनीय जो एनवायरनमेंट है वो सेम होगा। लेकिन CHO इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसका और CH3 के किसी भी एक हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट जो है वो सेम नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कहलाएंगे। ये अपन कुछ एग्जांपल से देखते हैं। NMR सिग्नल देखते हैं, जितने NMR सिग्नल कितने आएंगे, जितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने टाइप के क्या होंगे अपने पास सिग्नल्स अपन को मिलेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिसमें कि 1 NMR सिग्नल सेम NMR सिग्नल्स आते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और सेकंड जो एग्जांपल है उसमें 2 तरीके के NMR सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि 2 तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि अपन ने अभी देखा है कि जितने तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे NMR सिग्नल भी उतने ही तरीके के अपन को मिलेंगे। तो सबसे पहला है एग्जाम्पल देखिए आप, इसमें ये है आपके साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन यानी कि साइक्लिक फॉर्म में है और ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन इसमें प्रेजेंट हैं। तो इसमें जितने भी हाइड्रोजन हैं, इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हाइड्रोजन है। हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उन सभी का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो है, इलेक्ट्रॉनिक वातावरण जो है वो सेम है। यानी मान लीजिए एक कार्बन है, उसके 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो वो जो एक हाइड्रोजन है वो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम किस तरीके से हुआ, क्योंकि वो जो कार्बन जिससे वो जुड़े हुए हैं वो कार्बन दोनों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अपन अगर कोई से भी कार्बन के हाइड्रोजन की बात करें तो क्या होगा, सेम तरीके से वो अदर एटम से जुड़ा हुआ है, जिससे कि अपन को क्या पता चलता है कि ये इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, यानी कि सेम इनका इलेक्ट्रॉनिक वातावरण है, जिससे कि ये केवल एक प्रकार का ही सिग्नल दे पाएंगे। नेक्स्ट है अपने पास एथेन। एथेन में है 6 हाइड्रोजन हैं और इसमें क्या है, हर एक का जो है सेम एटम से जुड़े हुए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वातावरण इनका सेम है। इसके बाद आता है CH3Br। इसमें कार्बन पर प्रेजेंट जो है वो 3 हाइड्रोजन हैं और तीनों का क्या होगा, सेम सिग्नल प्राप्त होगा। एक ही तरीके के हाइड्रोजन है और ये क्या करेंगे, एक ही तरीके का सिग्नल देंगे। इसके बाद आता है बेंजीन। बेंजीन में है आपके हैं 6 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन क्या है, सेम सिग्नल देंगे। इसके बाद आता है आपके CH3CH2। इसके बाद आता है आपके एसीटोन CH3 ऑक्सीजन CH3। इसमें भी जो दोनों CH3 हैं सेम सिग्नल देंगे, दोनों एक ही टाइप के हाइड्रोजन हैं। देखिए जितने टाइप के हाइड्रोजन हैं उनके ऊपर ABCD लिखा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले है अपने पास साइक्लोब्यूटेन, इसमें A तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है सारे। फिर है एथेन, इसमें भी केवल A टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सारे जो एग्जाम्पल है उसमें सेम टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसके बाद आता है आपके पास कीटोन, ये है CH3CO CH3, ऊपर वाला ईथर था सॉरी,
CH3 ऑक्सीजन CH3 ये ईथर है, और नीचे वाला क्या है आपके एसीटोन, जिसमें कि सेम टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि ये एक टाइप का ही सिग्नल देंगे। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें है कि दो तरीके के NMR प्रेजेंट है, यानी कि दो तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिससे कि दोनों अलग अलग तरीके के सिग्नल देंगे। तो पहला अपन एग्जाम्पल देखते हैं ब्यूटेन का, जिसमें है CH3 CH2 CH3। इसमें दो तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और वो किस तरीके से हैं, दो तरीके के हाइड्रोजन, जो कॉर्नर के तो दोनों CH3 हैं, उन दोनों का जो है सेम इलेक्ट्रॉनिक वातावरण है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम है, क्योंकि दोनों में कार्बन है और दोनों ही 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और एक बीच में CH2 है जिसका कि अलग सिग्नल प्राप्त होगा, क्योंकि ये इनके तरीके का नहीं है। दो कार्बन है, जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जो लास्ट वाला कार्बन है वो भी केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो बीच वाला कार्बन है CH2 वाला, वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिससे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो गया है, इसलिए ये दो तरीके के हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। फिर आता है CH3 CH2 Cl, इसके अंदर भी दो तरीके के हाइड्रोजन होंगे। फिर आता है अपने पास एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, इसमें भी दो तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और लास्ट में है अपना कार्बन डबल बॉन्ड CH2, और कार्बन पर क्या जुड़े हुए हैं, दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो भी क्या होंगे, अलग अलग तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो इसमें अपन को क्या पता चलता है कि जितने तरीके के हाइड्रोजन होंगे उतने ही तरीके के सिग्नल प्राप्त होंगे। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन देख रहे हैं H1 NMR, जो कि सबसे सिंपल न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसमें कि अपन क्या देखते हैं कि कितने तरीके के हाइड्रोजन हैं, उस हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, और उसके चारों तरफ का केमिकल एनवायरनमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये सिग्नल देते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि तीन तरीके के NMR सिग्नल किस तरीके से प्राप्त होते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि NMR सिग्नल किस तरीके से देखे जाते हैं। तो अपन ने देखा था जितने तरीके के हाइड्रोजन होंगे उतने ही तरीके के NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। तो अपन ने एक NMR सिग्नल और दो NMR सिग्नल वाले अपन ने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, और अपन देखते हैं तीन NMR सिग्नल वाले एग्जाम्पल्स। जैसे कि अपने पास पहला एग्जाम्पल है एल्कोहल का, ये है आपके एथेनॉल। एथेनॉल में क्या है, दो कार्बन प्रेजेंट है और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है, तीन तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि पहला जो CH3 ग्रुप है ये केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो है वो अलग हो गया है। बीच वाला जो CH2 है ये इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो है वो फर्स्ट वाले कार्बन से अलग हो गया है। लास्ट में है OH। OH में भी क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो कि अपना अलग से सिग्नल देगा। ये क्या जुड़ा हुआ है, ये केवल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें कितने तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए, इसमें तीन तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए। एक CH3 वाला जिसको अपन ने A से डिनोट किया है, एक CH2 वाले जिसे अपन ने B से डिनोट किया है, और लास्ट वाला जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ एल्कोहलिक ग्रुप का हाइड्रोजन एटम, जिसे कि अपन ने C से डिनोट किया है। तो इसमें तीन तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये तीन तरीके के ही स्पेक्ट्रा या तीन तरीके के ही सिग्नल अपन को देगा। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और फर्स्ट वाले कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और सेकंड वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अगर अपन इसे इस तरीके से ओपन बॉन्डिंग वाली स्ट्रक्चर नहीं लिखते हैं, तो फर्स्ट वाला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl है। तो इसमें अपन को लगेगा कि केवल दो ही प्रकार के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक तो फर्स्ट वाले कार्बन के दोनों हाइड्रोजन अपन को सेम लगेंगे, और एक हो गया सेकंड वाले कार्बन का। लेकिन जब अपन इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर में लिखते हैं, यानी कि इस तरीके से अगर अपन इसे ओपन करके लिखते हैं, तो इससे अपन को पता चलता है कि जो फर्स्ट कार्बन है उसके जो दो हाइड्रोजन है वो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट रखते हैं। जिसका कारण क्या है, अगर अपन इस तरीके से लिखते हैं, तो जो A वाला कार्बन जो अपन ने डिनोट किया है वो क्लोरीन के साथ क्या है, ट्रांसफॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका अलग सिग्नल प्राप्त होता है। और जो नीचे वाला हाइड्रोजन है, B वाला हाइड्रोजन है, वो क्लोरीन के साथ सिस जो है आपके ज्योमेट्री दर्शाता है, जिसका कि अलग
कॉन्फ़िगरेशन होगा, और जो थर्ड कार्बन है थर्ड हाइड्रोजन है सी वाला, वो अलग ही अपना इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट रखता है, क्योंकि वो उसी कार्बन पर जुड़ा हुआ है जिस कार्बन पर पहले से क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर अपन सिंपल इसे बिना बॉन्ड के स्ट्रक्चर के देखते हैं तो अपन को लगेगा कि इसमें दो ही सिग्नल प्राप्त होंगे, क्योंकि दो ही तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कोई एग्जाम्पल दिया जाता है तो पहले उसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइए। बॉन्ड स्ट्रक्चर से मतलब है कि आपने हर एक स्ट्रक्चर को क्या लिखा है, हर एक स्ट्रक्चर में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनको आपने ओपन करके लिखा है, जिसका मतलब होता है कि आपने जैसे अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से जितने कार्बन जुड़े हुए हैं उनके साथ कितने सिंगल बॉन्ड हैं, हर एक कार्बन में 4 सिंगल बॉन्ड होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, उसे बॉन्ड स्ट्रक्चर में पहले लिखिए, जिससे कि अब आपको सिस और ट्रांस का भी पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि इनकी जो है अलग अलग तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और अलग अलग तरीके के ही इनमें सिग्नल प्राप्त होंगे। इसके बाद अपना थर्ड एग्जाम्पल आता है ये CH3, CH2, CH2 और क्लोरीन। इसमें भी 3 प्रकार के ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है सिंपल CH3 जो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकंड और थर्ड वाला जो कार्बन है जिसमें B और C लिखा हुआ है जिनके ऊपर, वो है तो दोनों में दो हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, लेकिन इसमें देखिए जो बीच वाला कार्बन है वो दोनों तरफ से 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जो थर्ड वाला कार्बन है वो एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक तरफ से क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। तो क्या हो गया, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो गया, जिससे कि इनके हाइड्रोजन का भी क्या होगा, अलग अलग टाइप के होंगे, जिससे कि अलग अलग टाइप के इनके सिग्नल प्राप्त होंगे। यानी कि इसमें भी क्या होगा, 3 तरीके के NMR सिग्नल अपन को मिलेंगे। इसके बाद आता है फोर्थ वाला, जिसमें कि अपन को 4 सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं। तो इसके अंदर आप देखिए ये स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर है, जिसमें कि एक साइकिल बना हुआ है, उसमें 3 कार्बन प्रेजेंट हैं और साथ में क्या लगा हुआ है, फर्स्ट वाला जो कार्बन है उसके ऊपर एक CH3 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो अब अगर इसमें अपन देखते हैं तो इससे अपन को पता चलता है कि कितने तरीके के इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अपन स्टार्ट करते हैं CH3 ग्रुप से। CH3 ग्रुप के जो तीनों हाइड्रोजन है वो सेम होंगे, यानी इनको अपन ने A से डिनोट कर दिया है तीनों हाइड्रोजन को, तो एक सिग्नल तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट कार्बन पे। नेक्स्ट कार्बन में अगर अब मैंने कहा था कि बॉन्ड कोई भी अगर डबल बॉन्ड है या अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर दी जाती है जिसमें आपको बताना हो कि कितने तरीके के सिग्नल प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना है, उन्हें हमेशा बॉन्ड स्ट्रक्चर में लिखना है, यानी कि उन्हें ओपन करके ही लिखना है। तो फर्स्ट वाला हो गया अपना CH3 वाला। सेकंड वाले जो हैं अपने, वो अगर अपन इसे तल के ऊपर और तल के नीचे 3D स्ट्रक्चर अगर अपन देखते हैं प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, तो ऊपर की तरफ क्या है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक B वाला, दोनों जिनके ऊपर B डोनेट किए हैं उन कार्बन के ऊपर क्या है, ऊपर वाले जो हाइड्रोजन है वो सेम है और अपना अलग सिग्नल देंगे, और जो नीचे की तरफ है वो भी वो भी क्या करेंगे, अपना अलग सिग्नल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया है इसमें, एक सेकंड, ये मैं आपको बाद में दोबारा बताती हूँ, इसमें थोड़ी सी गलती है, ये मैं आपको दोबारा बताती हूँ। तो 3 NMR सिग्नल वाला आपको पता चल गया कि किस तरीके से 3 NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। फोर्थ वाला मैं अभी दोबारा बताती हूँ आपको। फोर्थ वाला एग्जाम्पल है जिसमें कि 4 तरीके के प्रेजेंट होंगे अपने पास सिग्नल। वो इस तरीके से देखिए, जैसे अपने पास साइक्लोब्यूटेन है, सिंपल इस तरीके की ये स्ट्रक्चर है साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एक अपने CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये और ये जो है सेम स्ट्रक्चर है। इसमें अपन ने क्या किया है, बॉन्ड स्ट्रक्चर बना ली है, यानी कि इनके जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड के रूप में अपन ने बाहर कर लिए, नहीं तो ये दोनों जो है वो अपने सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब इसमें अपन देखते हैं कि CH3 वाले को अपन ने क्या कर लिया है, CH3 वाले को अपन ने A मान लिया है। ठीक है, इसके जो तीनों हाइड्रोजन है वो सेम होंगे, और ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, तो अगर अपन इसकी 3D स्ट्रक्चर देखें तो और इसे अपन एक तल में माने, तो ये CH3, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन तीनों क्या हो गए, तल के ऊपर हो गए, और 3 जो हाइड्रोजन है वो तल के नीचे हो गए। ये वाला हाइड्रोजन और ये तीनों क्या हो गए, ये प्लेन के नीचे हो गए हैं तीनों हाइड्रोजन। तो अगर अपन देखें तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों सेम हैं, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक
वातावरण जो है वो ये दोनों का सेम है, दोनों ही किससे जुड़े हैं, इस कार्बन, ये वाला कार्बन जो है यहाँ भी कार्बन से जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन से जुड़ा है। इसी तरह ये वाला कार्बन जो है इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है। तो इन दोनों के जो है वो कार्बन सेम है। अब इनके हाइड्रोजन देखते हैं किस तरीके से अलग है। तो ये जो ऊपर वाले दोनों हाइड्रोजन है ये दोनों क्या होंगे, सेम इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट वाले हाइड्रोजन होंगे, यानी कि इनको अपन बी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये वाला बी है और ये वाला भी क्या है, बी है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि नीचे वाले जो हाइड्रोजन हैं, ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये सेम दोनों हाइड्रोजन है, यानी कि इसको अपन सी से डिनोट कर सकते हैं। और लास्ट बचा अपना ये हाइड्रोजन जो कि डी, फोर्थ हाइड्रोजन है, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक वातावरण जो है वो सबसे अलग है, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, बाकी किसी भी कार्बन पर CH3 ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये वो एग्जाम्पल है जिसमें कि अपन ने देखा 4 तरीके के सिग्नल प्रेजेंट होंगे। सबसे पहला कौन सा, अपने CH3 को देख लिया, 4 तरीके के सिग्नल प्रेजेंट होंगे, यानी कि 4 तरीके के हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। सबसे पहला है ये CH3 वाला, जिसके अंदर की क्या है, तीनों हाइड्रोजन सेम इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के अंदर है, ये वाला कार्बन। उसके बाद अपन देखते हैं ये ऊपर वाले जो दोनों हाइड्रोजन हैं, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कितने तरीके के हाइड्रोजन हैं, कितने तरीके के सिग्नल मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपको इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर बनानी ही पड़ेगी, यानी कि सारे बॉन्ड ओपन करके आपको बनाने ही पड़ेंगे। तो जो दोनों हाइड्रोजन है ये तल के ऊपर है, तो क्या होंगे, ये दोनों सेम तरीके के होंगे, यानी ये सेकंड तरीके के हो गए, बी तरीके के। उसके बाद क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन जो है ये तल के नीचे हैं, यानी कि क्या मतलब हो गया इनका, नीचे के हाइड्रोजन है तो इन दोनों के सिग्नल जो है वो सेम होगा, तो ये तीसरे तरीके के हाइड्रोजन हो गए, यानी कि ये तीसरे तरीके का सिग्नल देंगे। और लास्ट में बचा ये एक हाइड्रोजन जो कि डी से अपन ने इसको डिनोट किया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो है वो बाकी सभी हाइड्रोजन से अलग होगा, और ये क्या करेगा, अपना अलग ही सिग्नल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, NMR सिग्नल ज्ञात करते हैं। कितने NMR सिग्नल प्राप्त होंगे अपन को, ये कैसे पता चलेगा कि कौन से मॉलिक्यूल में कितने तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके बेस पर इनके सिग्नल निकालते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे शील्डिंग और डी शील्डिंग, किस तरीके से अपन हाइड्रोजन पर किस तरीके से शील्डिंग और डी शील्डिंग का प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से इनके जो सिग्नल है वो शिफ्ट करते हैं लोअर साइड में और अपर साइड में। तो ये अपन देखेंगे कौन कौन इनको इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर और भी अलग फैक्टर्स होते हैं, सॉल्वेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।